हेलो डियर स्टूडेंट्स। राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आज यहाँ पर देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कैपिटल स्ट्रक्चर रहने वाला है। यानी कि कैपिटल जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स होता है। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, इसको आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें स्ट्रक्चर का मीन्स पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का मीन्स क्या होता है। जैसे हम कहें कि स्ट्रक्चर को अगर हिंदी में हम कहें तो ढांचा इसका मीन्स होता है। यानी कि जैसे अगर हम देखें कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। जैसे एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो ब्रिक्स हो गया, सीमेंट की जरूरत वो बिल्डिंग को तैयार करने में होती है, और आपका कंक्रीट वगैरह हो गया एटसेट्रा। यानी कि इन सब चीजों से मिलके एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसी तरह से बिजनेस में हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो उस बिजनेस में जो कैपिटल है उस कैपिटल का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए वो हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, और हम देखेंगे उसमें कि हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो क्या है, और उसके जो मेजर सोर्सेज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के वो क्या क्या हैं, और फिर हम उस उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसमें हम एक टॉपिक वो रह गया कि जैसे इसमें जो मेथड्स हैं उसके मेथड्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल ऑफ एंटरप्राइजेस। यानी कि ये एक तरह का लॉन्ग टर्म सोर्सेज होता है फाइनेंस का टोटल कैपिटल में किसी भी एंटरप्राइजेस के लिए। यानी कि ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म सोर्स है। जो कैपिटल होती है हमारी वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और यहाँ पर जो हम कैपिटल की बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करेंगे, ना कि वर्किंग कैपिटल की। जो वर्किंग कैपिटल होती है हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और इसको हम जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी होती हैं उनके यूज के लिए वर्किंग कैपिटल को रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि RH वेसल, ये एक डेफिनेशन है, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो इसमें भी ये ऊपर वाली बात कही गई है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज होता है फंड्स का। अब आगे हम देखें कि कैपिटल स्ट्रक्चर के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुछ मेजर सोर्सेज हैं, जैसे प्रोप्राइटर्स फंड होता है और बोरोड फंड्स होता है। तो प्रोप्राइटर फंड्स में इसको हम इक्विटी भी कहते हैं, और जो बोरोड फंड्स हैं उसको डेट भी कहते हैं, यानी कि इसको हम डेट कैपिटल भी बोल सकते हैं। अब इक्विटी में क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं,
उसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड होता है और रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होता है। डेट में जो लॉन्ग टर्म डेट हमारा होता है, सच एज लोन्स हो गया आपका, डिवेंचर्स हो गए। तो इस तरह से अगर हम कहें कि अगर कैपिटल में जो हम किन किन चीजों को ऐड कर सकते हैं, एक हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। एक जो हमारी जो कैपिटल है, जो कैपिटल में क्या क्या चीजें हमारी आ सकती हैं कि जैसे इक्विटी है, तो इक्विटी में क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नेक्स्ट है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, और रिटेन अर्निंग। इसमें अगर हम देखें डेट में, तो इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म लोन्स होता है, और आपके डिवेंचर्स, ये चीजें जो है हमारी कैपिटल में इंक्लूड होती हैं। तो आगे हम देखें कि जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर हम एक एग्जांपल देखें कि इसमें जो है किसी भी कैपिटल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। जैसे एक कंपनी का जो कैपिटल है वो 100 करोड़ का है। अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें एक तरीके से, यानी कि वो जो कंपनी है 100 करोड़ कैसे कैसे एडजस्ट कर रही है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेट है उससे 40%, इट मीन्स 40 करोड़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10%, इट मीन्स 10 करोड़। इक्विटी से 50%, इट मीन्स 50 करोड़। इस तरह से जो है 100 करोड़ का जो है टोटल उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि उसके सोर्सेज क्या हैं फंड्स के, और कितना जो है अमाउंट उन सोर्सेज में जो है कैपिटल का है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट मेथड हम देखें प्रोबेबल अर्निंग पर शेयर मेथड, सेकंड इज प्रोबेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज प्रोबेबल मार्केट प्राइस पर शेयर मेथड। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो अर्निंग पर शेयर मेथड है उसमें अर्निंग पर शेयर किस तरह से निकलता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है जिसे हम ईबीआईटी कहते हैं, इट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट उसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, ईबीटी। फिर ईबीटी में से टैक्स को माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। ईएटी में से पीडी को माइनस करेंगे, इट मीन्स प्रीफरेंस डिविडेंड को, तो क्या आएगा, ईएफईएस, यानी कि अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स या प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमको देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, और जब ईपीएस हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर तो ईएफईएस अपॉन में एनओईएस। तो इस तरह से जो है हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। तो अब हम जो है एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर
करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हम कैपिटल का स्ट्रक्चर जो है वो सेट करेंगे। और अर्निंग पर शेयर मेथड से हमें करना है, तो हमें जो है सबसे पहले इसमें जो है ईपीएस ही हमको कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। कंपनी का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, यानी कि प्रेजेंट में जो है उसके पास 4 लाख रुपए का डिवेंचर्स है, 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है एंड 4 लाख रुपीज की जो है 4 लाख रुपए की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्रेजेंट में जो है उसके पास प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है कि अगर वो इंटरेस्ट पेड करे तो कितना इंटरेस्ट वो प्रेजेंट में दे रहा है डिबेंचर्स। क्योंकि एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डिबेंचर्स होते हैं डिबेंचर्स पर हम इंटरेस्ट को पेड करते हैं और जो शेयर्स होते हैं शेयर्स पर डिविडेंड पेड किया जाता है। अब इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर्स पर ही पेड होगा 4 लाख का। अगर हम 5% निकालेंगे तो 20,000 रुपीज। डिविडेंड अगर हम देखें डिविडेंड पेड 2 लाख का 8%, इट मीन्स 16,000। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 4,000। अब जो ये फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हैं, अब आगे उसके लिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर 10% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल एवरी ईयर। यानी कि हर साल जो ईबीआईटी रहेगा, जितना भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका 10% रहने वाला। इट मीन जैसे हमने 10 लाख रुपए की कैपिटल अगर इन्वेस्ट कर रखी है, अगर हम इसका 10% निकालें तो 1 लाख रुपए का जो है ये ईबीआईटी हमारा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि द कंपनी इज एन नीड ऑफ ₹2 लाख फॉर परचेजिंग ए न्यू प्लांट एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल आल्सो प्रोड्यूस 10% अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एवरी ईयर। यानी कि ये जो कंपनी है इसको 2 लाख रुपए की नीड है एक नया प्लांट खरीदने के लिए। अब वो 2 लाख रुपए का प्लांट अगर खरीदती है तो उसे 10% का ही जो है ईबीआईटी यानी कि प्रॉफिट होगा। अब प्रेजेंट में 10 लाख की तो कैपिटल उसकी ऑलरेडी लगी हुई है, 2 लाख की वो अगर और लगा देगा तो उसका 12 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और तो 12 लाख का भी अगर हम 10% निकालें तो 1,20,000 रुपए का हमारा जो है ना न्यू ईबीआईटी आएगा। जो न्यू ईबीआईटी रहेगा या तो जैसे 1 लाख हमारा पहले है और 2 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे $20,000, तो इस तरह से जो है 1,20,000 का जो है ये न्यू ईबीआईटी आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो 2 लाख रुपए जो है द कंपनी हैज आस्क्ड फॉर यू एडवाइस एज टू वेदर द रिक्विसाइड्स अमाउंट टू बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ 5% डिबेंचर्स और 8% प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स।
यानी कि जो ये 2 लाख रुपए की जो अमाउंट है जो नए प्लांट के लिए हमें चाहिए, उसका जो है अरेंजमेंट उसको कहाँ से करे वो, 5% के डिबेंचर्स इश्यू कर दे, या 8% के प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दे, या 100 रुपीज के जो है वो इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दे। तो ये 3 चॉइस जो है उसने हमें दी है, हमें उसे ये बताना है इस क्वेश्चन में, हमें उसको सजेस्ट करना है, एडवाइस देनी है कि इन तीनों अल्टरनेट में से उसे कौन सा अल्टरनेट जो है वो उसके लिए सही है। तो आइए हम आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे हम सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि जो प्रेजेंट में जो ईबीआईटी था, वो प्रेजेंट में ईबीआईटी कितना था, 1 लाख रुपए का। और अगर हम तीनों अल्टरनेटिव्स को देखते हैं कि अगर डिबेंचर इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं, इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं, तो उसके लिए जो है 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उनको और नीड थी, 2 लाख रुपए की। तो इस हिसाब से नया जो हमारा ईबीआईटी आया था वो 1,20,000 का आया था। आई थिंक ये जो बात है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अगर हम देखें, प्रेजेंट में जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो प्रेजेंट में अगर हम देखें स्टूडेंट, देखो आप अगर पीछे देखो कि इंटरेस्ट जो है हमारा, वो इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट था हमारा, ये वाला 20,000 रुपए का, और डिविडेंड जो पेड है वो 16,000 का है। तो इंटरेस्ट पेड 20,000 रुपए है। $20,000 का जो है ये डिविडेंड पेड हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो डिबेंचर इश्यू करने पे 5% का जो है, ये 5% का इंटरेस्ट हमें और देना पड़ेगा 2 लाख रुपए पे। तो 5 लाख यानी कि 2 लाख रुपए पे 5% का अगर हम इंटरेस्ट और निकालेंगे 10,000 और आएगा हमारा 10,000। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, ये 30,000 का जो इंटरेस्ट है वो और हमको देना होगा। यानी कि 20,000 तो हम पहले से ऑलरेडी देते चले आ रहे हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है। बट अगर हम नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो है, अगर वो पैसा हम डिबेंचर से लेते हैं तो हमें 10,000 रुपए का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है, जब हम डिबेंचर इश्यू करेंगे तो 20,000 रुपए का तो इंटरेस्ट हम पहले से दे रहे हैं, और 10,000 रुपए का हमें और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इट मीन्स हमको जो है 30,000 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम इनको माइनस कर लेते हैं तो ये यहाँ पर आपका 80,000, ये आपका 90,000, ये आपका 1 लाख, और ये आपका 1 लाख। नेक्स्ट, फिर टैक्स अगर हम देखें तो टैक्स जो क्वेश्चन में गिवन है, टैक्स ये 50% का जो टैक्स है, ये वाला 50% का टैक्स गिवन है। तो टैक्स यहां से 50% माइनस कर देंगे हम, टैक्स एट द रेट 50%, यानी कि 40,000 रुपए। यहाँ पे ये 45,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे भी ये 50,000, इसको माइनस करके जो है ये 40,000 आ जाएगा, ये 45,000, ये आपका 50,000, ये आपका 50,000। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड की, तो प्रीफरेंस डिविडेंड जो है हमारा, वो 16,000 रुपए का जो प्रीफरेंस डिविडेंड है वो जा रहा है। तो 16,000 का यहाँ से माइनस करेंगे, 16,000 का यहाँ से माइनस करेंगे। अब 16,000 का यहाँ से भी माइनस होना है। बट अगर हम प्रीफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं 2 लाख रुपए के, तो जो है हमें 8% का डिविडेंड और देना पड़ेगा इस 2 लाख रुपए पे।
तो इस हिसाब से 16,000 रुपये का, इट मीन्स जो 16,000 है, हमें 16,000 का जो डिविडेंड है वो और एक्स्ट्रा देना होगा। इस हिसाब से हमारा जो है 30,000 का जो है डिविडेंड हम यहाँ पर पेड करेंगे। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, 24,000, ये आपका 29,000, ये आपका 18,000 और ये आपका आ जाएगा 34,000। तो इस हिसाब से जो है हमारा ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास 4,000 है, यहाँ पे भी 4,000 है और यहाँ पे भी 4,000 है। अगर हम इक्विटी शेयर्स इश्यू करते हैं तो 4,000 इक्विटी शेयर्स तो हमारे पास पहले से है ही, और 2,000 जो है अब हो जाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास 2 लाख की कैपिटल होगी, 2 लाख अगर हम इक्विटी शेयर से लेते हैं और 100 का ईच है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो 2,000 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो शेयर्स हो जाएंगे वो 6,000 शेयर्स हो जाएंगे। अब हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। इसमें ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है ईएफईएस, यानी कि 24,000 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स जो हमारा ईपीएस आएगा वो 6 पर शेयर आ जाएगा। अगर हम 29 के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 7.25, ये जो हमारा आएगा $7.25। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकाले 18 डिवाइडेड बाय 4,000, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। अगर हम 34,000 की अर्निंग पे निकालते हैं तो 2 3 जा 6 और 17, तो इसे इसको डिवाइड करेंगे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो 5.67। तो इस तरह से जो है ये हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हमको इसमें जो हमें बताना है, हमें उसको ये सजेस्ट करना है कि अर्निंग पर शेयर के बेस पे कौन सा जो हमारा अल्टरनेट है वो बेस्ट है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ईपीएस जो है जिस अल्टरनेट का भी सबसे ज्यादा होगा वही जो चॉइस है, यानी कि वही जो अल्टरनेट है वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। तो हमें कौन सा अल्टरनेट जो है उसको सजेस्ट करना चाहिए, फर्स्ट अल्टरनेट। इट मीन्स उसे जो है 2 लाख रुपए वो किससे लेने चाहिए, 2 लाख रुपए उसको डिबेंचर इश्यू करके लेने चाहिए, ना कि प्रेफरेंस शेयर से और ना कि इक्विटी शेयर से। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है ये जो मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।